बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज बिहार में बड़ा बम्पर वोटिंग हुआ और वोटिंग होने के बाद में सब लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग कयास लगाए हैं कि क्या होगा क्या नहीं हुआ। सब प्रेडिक्शन है, कुछ ये नहीं है। लेकिन मित्रों, एक बात तो बड़ी ये थी, ध्यान में रखने लायक थी। नंबर 1, वोट चोरी का मामला जिस तरीका से वोटर लॉस को बढ़ा दिया और उसके बाद में जो फर्जी वोटिंग था वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। वो इस वक्त कुछ ना कुछ लोग डरे हुए थे, जिसके वजह से वो कुछ हुआ नहीं। दूसरा, उसको कंफर्म करने के लिए स्पेशल ट्रेनें जो भेजी थी और जिस तरीका से पूरे बिहार में कुछ लोगों ने कुछ किया भी होगा, लेकिन लोग भी बड़े सतर्क थे करके एक दो जगह तो भागने वालों की सिचुएशंस हुई। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बाहर से गेम होता था। दूसरा, मतलब जो चोरी करने का जो इनका जो रास्ता था, जो चोरी का मोड ऑफ ऑपरेंडी था, वो कम से कम ये था कि वो इन्फ्लेट करो, मतलब बढ़ाओ, और उसके बाद में उसके साथ में मिलाव करो। दूसरा ऐसा था कि ईवीएम में चोरी होना, क्योंकि जिस तरीका से फ्लो स्लो होना, बढ़ना, फिर ये करना, फिर जो मशीनों को गायब करना, फिर उसकी बैटरी जीरो पे ले आना, तो ये सब सिचुएशंस बाकी जगह पे हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे भी बैटरी कम रही वहाँ पे कांग्रेस जीती, और जहाँ पे 98-99% जहाँ तक बैटरी का कन्वेंशन रहा वहाँ पे पूरी की पूरी बीजेपी जीती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने का वो एक दूसरा एक रास्ता था चोरी का। तीसरा एक चोरी का रास्ता ये था कि सडनली स्ट्रांग रूम में वहां पे जाना, बिजलियां बंद करना, उसके बाद में उसमें घुसने का, क्या करने का नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे बिहार में वैसे कुछ हुआ, लेकिन पूरे के पूरे चौकन्ने होने की वजह से कुछ मिनटों तक ही ये सब बंद हुआ। उधर बीच में सब लोगों ने अलर्ट किए, अंदर में घुसे और वो वहां से सब पकड़े गए और उसके बाद में वो सब ड्रामा बंद हुआ। कहने का मतलब जितने मोड ऑफ ऑपरेंटिव थे बीजेपी के और वोट चोरी के थे, वो सब के सब उन्होंने लॉक करके रखे या उसको प्लग किए, मतलब बंद करके रखे। ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि देश का और दोबारा बीजेपी का एक दुर्भाग्य कहने का कि इतना बम्पर वोटिंग हुआ, और स्पेशली मुस्लिम का जो पॉकेट थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ। अब ये मुस्लिम पॉकेट में से जहाँ पे वोट का इतना बड़ा परसेंटेज बढ़ा, वहाँ पे एक तो नंबर 1 कुछ कहते हैं कि जो 10,000 का प्रभाव होगा क्या, लेकिन मुझे लगता है कि 10,000 का प्रभाव ऐसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पता चला था कि ये पैसा हमें उधारी में दिया है, हमको वापस भी करना है। तो ये सब सिचुएशन है। लेकिन कुछ जगह पे नीतीश कुमार को ये मंजूर था कि भाई ठीक है, उसके वजह से हमें कुछ ना कुछ प्रमाण में वोटिंग बढ़ेगा। तीसरी एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दर्दनाक सिचुएशन ऐसे हुई कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो रिफ्ट पड़ी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। और सेकंडली, चिराग पासवान और ये उनके साथ में वाले कुछ ग्रुप थे वो अलग कलप पड़ गए थे। उनको लगा कि ये सब लोगों के साथ में हमारी भी नैया पार हो जाएगी। वो कुछ हुआ नहीं है, नीतीश कुमार अपने सेपरेट हो गए, और सेकंडली उन्होंने आज तक ये नहीं किया। उससे भी बड़ी घटना आज ये हुई कि उन्होंने तुरंत ये इलेक्शन खत्म हो गए बराबर उन्होंने जाके यूडीआई की यूनाइटेड इसके नीतीश दल के तो वहाँ पे नीतीश कुमार गए और नीतीश कुमार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। शायद कुछ तो भी बड़ा पकड़ा। शायद मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली की जो तो ये थी उन लोगों की जो इमारत थी उसको कम से कम धक्का देने का काम शायद ये हो सकता है, ऐसी कुछ लोगों ने कयास की है। ये क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से यदि बीजेपी वहाँ तो आने का कोई सवाल ही नहीं आता, लेकिन एनडीए यदि यार कुछ आया रहता तो शायद वो नीतीश कुमार को उन्होंने हाईजैक किया होता या कुछ और जगह पे ब्लैकमेल किया होता, लेकिन ऐसे कोई सिचुएशन हुई नहीं। और उसके द्वारा मुझे लगता है कि यदि ये इंडिया गठबंधन महागठबंधन यदि वो हो जाते और तेजस्वी यदि वो हो जाते तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि नीतीश जी को हम लोग वहाँ पे प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने भी उतने दिन तक लालू जी को प्रोटेक्ट किया है और हर जगह पे उन्होंने उसको कंट्रोल किया है। तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि मैं बीजेपी से ज़्यादा सेफ हूँ महागठबंधन में। तो निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ न हो कि वैसे भी उनको पता चला था कि नीतीश जी को कि मेरी पार्टी के बहुत सारे शक्लें गिराने का इनका अंदाजा था और वो शायद वो कामयाब भी हो गए रहते, लेकिन तुरंत मीटिंग बुला के शायद ऐसा कुछ गेम न हो कि ये ग्रुप न फूटे
करके ऐसा कुछ बड़े ग्रुप के साथ में जोड़ो कि वो किसी भी हालत से वो ब्रेक ना हो और वो उनके कॉन्फिडेंस में रहे। तो ऐसा कोई यदि जब ये चला तो शायद मुझे लगता है कि दिल्ली की राजनीति बहुत हद तक प्रभावित होगी, और यदि वो प्रभावित हो जाती तो मुझे लगता है कि ये सब दोनों भी गुजराती भैया है वो सब के सब परेशान हो जाएंगे, आरएसएस परेशान हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द होगा आरएसएस को, क्योंकि आरएसएस की पूरी कमाल, पूरा का पूरा साम्राज्य है वो वोट चोरी पे ही है। और जब वोट चोरी का सब बड़े समर्थक थे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगा कि वो उन्हीं का ही होगा। सेकेंडली, इस वक्त बीजेपी ने जो गेम खेला कि वहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी के जो ये थे वो बाहर सब बीजेपी शासित राज्यों से लोगों को बुलाया गया था, उनको किस तरीका से बताए मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन सिक्योरिटी का ज़्यादा मतलब रहता नहीं है, क्योंकि लोकल लोग ही वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। कितने भी लोग बाहर से आए लेकिन लोकल लोग ही लोगों को पहचानते कि ये आदमी क्या है, ये आदमी कौन है, ये कहाँ से आया है, शक्ल से, हुलिया से, बातों से, ये सब चीज़ें एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हम लोग भी नागपुर में जब आते हैं, लेकिन हमारे पूरे वराड़ के हो गए, कोई पुणे से होगा, कोई यहाँ से होगा, उसने मुंह खोले बराबर हमको पता चल जाता कि अकोला का है, ये अमरावती का है, ये शायद यहाँ का उस्मानाबाद का है। तो ये भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर होता है, और निश्चित रूप से जब यूपी से और बाहर से लोग आएंगे तो ये उनको तकलीफ होगी। तो ये सब सिचुएशन में इसी टाइप का एनालिसिस, अभी कौन जीतेगा क्या, अननेसेसरली लोगों ने ये कयास लगाना है और उसके बाद में कुछ एकदम से कुछ गड़बड़ होना, इससे बेटर है हम लोगों ने उसके तरफ में ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की एक बात रही कि तुमने चोरी कितनी करनी है कर लो, लेकिन हम भी लोग चोर को पकड़ने के लिए उतने ही तैयार है और उस तैयारी में भी है। और जब कभी यदि इस तरीका से हो जाता है तो मुझे लगता है कि बिहार की गवर्नमेंट के बाद में ही दिल्ली की सरकार किस तरीका से चलेगी इसका भरोसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि राहुल गांधी ये तीनों की मीटिंग ले लेंगे और उनको लगेगा कि नहीं चलो भाई ये तुम ही हो और तुम्हारे भरोसे पे तुम बताओ किसको अभी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को होम मिनिस्ट्री लेनी है। शायद ऐसा कुछ हो जाता है तो ये सब का सब ये उलट जाएगा। कभी भी आदमी ने इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। इन दिनों में अमित शाह और अपने मोदी जी इतने अहंकारी हो गए थे और हर वक्त वही कार्ड नहीं चलते। हर जगह पे तुम कहोगे कि नहीं मैं इसी टाइम से मेरा मोड ऑफ ऑपरेंडी सरीका रहेगा तो नहीं होता। और इन दो पीछे में 10 साल के बीच में उन लोगों ने जो पब्लिक के कॉन्टेक्ट्स थे वो सब के सब खत्म हो गए। सेकेंडली, वहाँ पे अभी जो जितने भी हायर कास्ट के लोग थे वही बीजेपी के साथ जुड़े हैं, लेकिन कॉमन आदमी तो उससे जुड़ा नहीं है, तो वो निश्चित रूप से वो प्रभावित करता है इलेक्शंस को। ये सब चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए। यदि इस तरीका से कोई भी सरकार पलट जाती है या कुछ हो जाती तो यहाँ आरएसएस से लेके हर चीज़ पूरी निस्तनाबूद हो जाएगी। कहने का मतलब आदमी पूरी ज़िंदगी भर कोई चीज़ काम करता है लेकिन वो गलत जगह से काम करता है, गलत मुद्दों पे काम करता है, गलत पैरामीटर्स पे काम करता है, तो निश्चित रूप से वो उसको पछताना पड़ेगा। और यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत कुछ होगा। वो शायद जुडिशरी रहे या कोई भी रहे, उसमें भी इतनी ताकत नहीं है कि जुडिशरी में वो खुद बने बैठे। वो भी उनको इम्पीचमेंट में डाल देंगे, वो चलते रहेगा। उनको बोलेंगे कि इनके तरफ में कोई केसेस मत दो जब तक कोई इम्पीचमेंट नहीं खत्म होता। तो ऐसे टाइप में बहुत कुछ होता है। शायद गवर्नमेंट भी बहुत प्रभावित करती है इलेक्शंस को या चीफ इलेक्शंस, और जितने भी जिसको एलिवेट करना है तो वहाँ पे भी अल्टीमेटली सभी लोगों का इन्फ्लुएंस पड़ता है। यदि जब लंबा लेटर लिख दिया मिनिस्ट्री ने कि भाई इस तारीख को ये ऐसा ऐसा हुआ, इतना सुपर सेशन है, तो किसी का कुछ नहीं चलेगा। ये सब सिचुएशंस देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने आंग में नहीं हिलाना चाहिए, चाहे वो कोई भी आदमी हो, यहाँ से गरीब हो या रईस हो। उसने जब अपने आप को बादशाह समझना चालू कर देता तो निश्चित रूप से परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। एक दूसरी न्यूज़ चल रही थी, दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और इसमें 8 से 10 लोग मर गए और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहीं बाहर चले गए हैं, कोई वहाँ पे कुछ कोई किसी के जन्मदिन में, और इस तरीका से पूरे देश में एक ये सब सिचुएशन बड़े सब लोगों ने उसको ये किया, काफ़ी ट्रोल किया कि भाई देखो हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना है। और यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ से आरडीएक्स था या केवल सिलेंडर फटने से कुछ तो भी गाड़ी हो गई। अभी तक इसका अंदाजा ये नहीं लगा के सके, लेकिन एक चीज़ को बड़ा आइडेंटिफाइड किया क्योंकि वहाँ पे एक मुस्लिम नाम था। उसको कहा कि आरडीएक्स जिसके पास से पकड़ा गया था वो वही आदमी का उसकी शक्ल है। मुझे लगता है इसके पहले जब कभी वो आरडीएक्स पकड़े गया था तो छूटा कैसे वो,
और फिर क्या हुआ, फिर उसी का फोटो कैसे आया? तो इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ तो भी गेम चल रहा है। और इतने सारे लोग मरने के पश्चात हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं और बाहर जाना, वो भी बहुत बड़ी कोई मीटिंग्स वगैरह होती तो समझ सकते थे, लेकिन किसी के बर्थडे में, भूटान के नरेश का बर्थडे है और वहाँ पे उनको बुलाया तो उन्होंने चले गए। अरे इतना बड़ा देश संभलते हैं या घूमते रहते हैं? कम से कम थोड़ा सा कोई बर्थडे वगैरह में जाने के लायक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है, उससे सभी लोगों ने इतना ट्रोल किया उनको, क्योंकि देखो एक तरफ में इतने लोगों की मौत है और इतने सारे लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर। एक दूसरा एक बहुत अच्छी बात होगी कि हाँ, अमित शाह के रिसिग्नेशन के लिए काफी लोग रास्ते पे आए कि अभी रिजाइन करो। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो, मतलब ऐसे कि वहाँ पे दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि जिसके वजह से अभी वहाँ पे फॉग, और ये लोगों ने कहा कि कम से कम महीना भरे के लिए आप बाहर चले जाओ। वहाँ के लोगों ने कहा कि तुमको अस्थमैटिक कोई भी होगा तो यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, अदरवाइज तो तुम्हारे यहाँ पे हाल है। ऐसे ऐसे जगह पे ये हुआ। एक हमारे धीरज शास्त्री धार्मिक जहर फैला रहे हैं, हमारे एक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, उनके इसमें काफ़ी लोग जिस तरीका से घुस रहे हैं और जिस तरीका से जहरीली बातों का वहाँ पे चर्चा हो रही है, उसको लेके बड़ी काफ़ी लोगों ने चिंता की है कि हमारे देश में लोग कहाँ जा रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये सब बातों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने अभी तो भी कुछ तो भी सीखना चाहिए। तो चलो हम लोग यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।